सो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर किया है। आज हम थर्ड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में। आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। ओके, जैसा कि इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन दैट इन पावर जनरेशन फॉर एग्जांपल दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं या दूसरे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें पावर जनरेट करते हैं यूजिंग 3-फेज सिंक्रोनस जनरेटर्स। ठीक है, सो वी हैव 3-फेज सिंक्रोनस जनरेटर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास पावर सिस्टम है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जनरेटर्स हैं, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स की जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप करने के लिए, और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए उस पावर को हम आगे ट्रांसमिट करते हैं, लोड सेंटर्स के करीब उस वोल्टेज को फिर स्टेप डाउन करते हैं, फिर हम ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पावर को। सो वी हैव ए बैलेंस्ड 3-फेज सिस्टम। ठीक है, और एक बैलेंस्ड अगर 3-फेज सिस्टम हो तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि उसको एज ए सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंगल फेज सिस्टम ले लें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम हमारा बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस सिस्टम है, स्टिल वी कैन रिप्रेजेंट दैट अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है, एज ए सिंगल फेज सिस्टम। लेकिन उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सो लेकिन सिमेट्रिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करेंगे, वो कोई मेरे ख्याल में इस बुक का कोई चैप्टर 8 है, उसमें फिर अनबैलेंस सिस्टम की जो क्वांटिटीज़ हैं, वोल्टेज है, अनबैलेंस वोल्टेजेस हैं, अनबैलेंस करंट्स हैं, उनको हम सिमेट्रिक कंपोनेंट्स की मदद से इस तरीके से लिख सकते हैं कि फिर हमारे पास जो सिस्टम है उसको एज ए सिंगल फेज सिस्टम के तौर पे इस सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारे पास एक 3-फेज जनरेटर है फॉर एग्जांपल हियर, और उसके बाद फिर हमारे पास 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन है, और देयर कुड बी 3-फेज लोड्स। लेकिन यहाँ पे उस 3-फेज सिस्टम को हमने एक सिंगल फेज सिस्टम से हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास जनरेटर है, और ये इट कुड बी इस पर्टिकुलर फिगर में, तो ये जो उसने ZS लिखा है, दिस इज बेसिकली सिंक्रोनस मशीन है या सिंक्रोनस जनरेटर है, उसका इक्विवेलेंट मॉडल है। ठीक है, जिसमें ZS जो लिखा है, सिंक्रोनस जनरेटर की अपनी एक इंटरनल एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर की अपनी एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, RA इज रेजिस्टेंस एंड RS इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये टर्मिनल्स हैं सिंक्रोनस जनरेटर के। ये वोल्टेज जो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर इंड्यूस होती है। अब हमारे पास जनरेटर जैसा कि मैंने आपको बताया 3-फेज होते हैं, लेकिन उनको हम फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दोज सिंक्रोनस जनरेटर्स बाय ए सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, और ये हमारे पास लोड है। और समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, जब हम सर्किट को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इससे फर्दर एक सिंप्लीफाइड जो सर्किट है, जिसको हम कहते हैं वन लाइन डायग्राम है, जो एक सिंप्लीफाइड नोटेशन है, उसमें फिर हम इस सिंगल फेज सिस्टम को हम शो करते हैं। जैसा कि ये वाला जो सिस्टम यहाँ पे शो किया है फिगर 3.3 में, ठीक है, उसका एक वन लाइन डायग्राम है बेसिकली। ये यहाँ पे ये देखें जनरेटर की शेप बनाई है, और उसके बाद ये बस बार है, इसके थ्रू जनरेटर, इसके साथ जनरेटर की जो इस बस पे वोल्टेज E है, और उसके बाद ये उसकी रिएक्टेंस है, फॉर एग्जांपल JXS है। यहाँ पे R को इसने, इस जो वन लाइन डायग्राम है इसमें R को उसने निगलेक्ट किया है। उसके बाद ये करंट है, और उसके बाद फिर ये जो बस है जिसके साथ ये जनरेटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ए वन लाइन डायग्राम ऑफ ए जनरेटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वन लाइन डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन नहीं, ये जनरेटर का है। ठीक है, इसमें जनरेटर, इस जो V, ये जनरेटर का टर्मिनल है बेसिकली। ये वाला जो V शो किया है जनरेटर का टर्मिनल है, ये उसके अंदर है। JXS इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इसमें लीकेज रिएक्टेंस भी है, और इसमें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो एक रिएक्टेंस का इफेक्ट आता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है।
तो ये जो बस है, ये जो वी है, ये टर्मिनल है बेसिकली। यहाँ से इस लोकेशन के अंदर जो भी चीज़ है, इससे इस तरफ जो भी चीज़ है, ये एक जनरेटर का वन लाइन डायग्राम है। ठीक है, इस वी के बाद, इस बस के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक जो वन लाइन डायग्राम होगी ट्रांसमिशन लाइन की। अगर ये शार्ट है तो वन लाइन डायग्राम इट विल लुक लाइक दिस। इसके बाद भी जो वन लाइन डायग्राम होगी ट्रांसमिशन लाइन की, वो इसी तरह की कोई नजर आ रही होगी, लेकिन उसमें कोई रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी शामिल होगा, इंडक्टेंस का इफेक्ट भी शामिल होगा। इज इट क्लियर? सो उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम सर ये बस बार का ये काम तो नहीं होता, आपने कहा था मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाती है, यहाँ तो एक ही मतलब कनेक्शन है ना, तो बस बार की यहाँ क्या पेशेंस है, सिग्निफिकेंस? नहीं, बस बार का मतलब ये होता है कि ये जो बस है, इसके साथ आप ट्रांसमिशन लाइन भी आपने, ये जो जनरेटर का जो टर्मिनल है, ठीक है, इसके साथ आपने आगे कोई ट्रांसमिशन लाइन इसके साथ लगाई है। इसके साथ ऑफ कोर्स सम जनरेटर विल बी कनेक्टेड। ठीक है, इसके साथ कोई जनरेटर कह रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ आपने कोई ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है, ट्रांसफार्मर से फिर आगे आपने आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो इसके साथ एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे, इट इज पॉसिबल कि यहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन किसी और डायरेक्शन में भी जा रही है। तो ये बेसिकली बस बार की जब भी हम बात करते हैं तो बस बार इज नथिंग बट ए नोड, जिसको आप नोड कह सकते हैं, कि जहाँ पे डिफरेंट कनेक्शंस आके लग जाते हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स। अब इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर ये जनरेटर है, ठीक है, ये अगर किसी घर के लोड को अगर ये सप्लाई कर रहा है, तो घर के लोड में आपको पता है कि यहाँ पे इसके साथ कोई बल्ब भी लगा होगा, इसके साथ कोई ट्यूब लाइट भी लगी होगी, इसके साथ कोई फैन भी लगा होगा। ठीक है, तो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स में एक जनरेशन है, उसके बाद ट्रांसमिशन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में जो इंडिविजुअल लोड्स जो हैं, उनको हम अलग अलग से कंसीडर नहीं करते। मसलन जो नीलोर का लोड है या इस्लामाबाद का पूरा लोड है, वो जो ग्रिड स्टेशन कहीं इस्लामाबाद के बाहर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है इस्लामाबाद का, ठीक है, इसमें सारे इंडिविजुअल लोड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उन सब का एक इफेक्ट जो है, एक लम्प्ड लोड जो है, इन सब का एक इफेक्ट जो है, इफेक्टिव जो लोड है, वो फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की बस जो है, उस पर उस सारे लोड का एक लम्प्ड इफेक्ट उसमें शामिल करेंगे। उस पर सारे लोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड एन इंडक्टर। उस पूरे लोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस। ठीक है, सो इस अगले 2-3 लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे जनरेटर्स का, जो सिंक्रोनस जनरेटर्स हैं, उनका एक सिंपल मॉडल हम देखेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर्स का भी एक हम सिंपल एक मॉडल देखेंगे। ठीक है, तो ये जनरेटर्स का मॉडल और ट्रांसफार्मर्स का मॉडल जो है, that will be used in the steady state balanced operation of electrical power systems। और फिर हम देखेंगे कि एक ये जो different quantities है, resistance है, इसमें voltages है, इसमें power है, इसमें currents हैं, उनको हम थोड़ा सा एक different उसमें हम per unit systems की हम बात करेंगे। उसमें basically इनको हम present करते हैं, उसमें हम लिखते हैं, उसमें convert करते हैं, हम अपने सर्किट को सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। ठीक है, सो जनरेटर जो है बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर्स, ठीक है, इसका जो रोटर है, इट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रोटर्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। एक को हम कहते हैं सेलिएंट पोल टाइप कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल में हम देखते हैं कि ये पोल्स हैं, ये सेलिएंट हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, प्रोट्रूडिंग है। ठीक है, और नॉन सेलिएंट में इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। ठीक है, और ये हमारे पास ये नॉर्थ साउथ, ये बेसिकली 4 पोल्स हैं यहाँ पे, और ये साउथ नॉर्थ, ये हमारे पास भी हमारे पास 4 पोल्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलिएंट पोल मशीन। जिसमें इस तरह के पोल्स लगे होते हैं उनको सेलिएंट पोल मशीन कहते हैं, और उसको सिलेंड्रिकल रोटर मशीन कहते हैं। इसमें जो मशीन का जो रोटर है, ठीक है, वो एक सिलेंडर की शेप का होता है। और जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, अगर ये किसी ग्रिड के साथ कनेक्टेड है आपका जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, तो ये किस स्पीड से रोटेट करेगा, इट इज़ 120 F डिवाइडेड बाय P। ठीक है, F इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज,
और P जो है वो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन है. इट कुड बी 4 पोल मशीन, इट कुड बी 8 पोल मशीन, इट कुड बी 16 पोल मशीन एंड सो ऑन. ठीक है. सो हियर इज व्हाट वी हैव. जो सेलिएंट पोल मशीन्स होती हैं, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर है. इसमें देखें इट्स लेंथ इज लेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसका डायमीटर कम होता है. और ये हमारे पास है सेलिएंट पोल मशीन है, ये सिलेंड्रिकल रोटर मशीन है. थर्मल पावर प्लांट्स बिकॉज उनकी स्पीड जो होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो फास्ट रोटेटिंग होते हैं. इस वजह से, क्योंकि अगर इस फार्मूले में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो हैं, इफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हो, ठीक है, और 120 इंटू 50, ये कितना आता है 6000, और 4 पोल की मशीन हो तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट. ठीक है. इवन 4 पोल मशीन हो, 4 पोल मशीन हो तो वो किस स्पीड से रोटेट करनी चाहिए? उस मोटर को, उस जनरेटर को रोटेट करना चाहिए 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट से. तो 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और आपको पता है कि ये बहुत हाई स्पीड है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में जो रोटर्स जो होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो वो होते हैं 2 पोल या 4 पोल मशीन होती हैं. तो उनको फिर हम, उनकी जो लेंथ है उसको फिर हम ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका डायमीटर कम होता है. तो ये कोई 2 पोल मशीन होगी या 4 पोल मशीन होगी. ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, उनकी स्पीड बेसिकली स्लो होती है. दे आर मे बी 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मे बी 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट एंड सो ऑन. तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स जो है, अगर हम इस F को फिक्स रखें 50 हर्ट्ज, बिकॉज यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द ग्रिड, सो F इज 50 हर्ट्ज. ठीक है. सो हियर वी सी दैट बिकॉज दे आर वेरी स्लो, तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. बहुत ज़्यादा का मतलब ये है, तो अगर आप पोल्स बहुत ज़्यादा बनाएं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पोल्स को इस रोटर के ऊपर बनाने के लिए उसका डायमीटर आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जनरली, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ पोल्स चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं. हमारा जो तरबेला का इसमें मेरे ख्याल में कोई 44 या 40 के करीब पोल्स हैं. ठीक है. तो इनका डायमीटर, लेंथ इनकी कम होती है लेकिन उनका डायमीटर क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है. नाउ थोड़ा सा इनमें जब हम मैथमेटिकली जब हम देखेंगे लेटर ऑन कि इसमें एक दो चीज़ें हैं जिसको हम रिएक्टेंस, इसमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम एक डिफाइन करते हैं. ठीक है. इसमें वो थोड़ी सी पावर की, जब हम रियल पावर जो ये डिलीवर करेंगे, ये दोनों टाइप्स के जनरेटर्स, ठीक है, तो सो रियल पावर वो भी इन दोनों केसेस में सिंक्रोनस जनरेटर्स, और सिंक्रोनस जनरेटर्स का जो सेलिएंट पोल टाइप की मशीन है, और फिर ये सिलेंड्रिकल रोटर टाइप की मशीन और सेलिएंट पोल टाइप की मशीन्स हैं, उनकी जो पावर की जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, रियल पावर जो डिलीवर करते हैं उसकी इक्वेशंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा. इज इट क्लियर? सो हियर इज व्हाट वी हैव. हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो जनरेटर है एट द टाइम बीइंग it is a salient pole machine, it is a cylindrical rotor machine. cylindrical rotor का मतलब ये भी है, समझ गए ना cylindrical rotor? जी सर. ठीक है. ये cylindrical rotor बेसिकली, इसमें ये इसके इर्द गिर्द स्टेटर होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे भी स्टेटर होगा, लेकिन यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये प्रोट्रूडिंग पोल्स हैं. ठीक है. इस तरह बाहर की तरफ उभरे हुए हैं. यहाँ पे ऐसी चीज नहीं. यहाँ पे बेसिकली वाइंडिंग इस तरीके से की है कि ये फ्लक्स फॉर एग्जांपल यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलता है, और यहाँ से ये जो वाइंडिंग की है उसकी वजह से नॉर्थ यहाँ से निकलता है और यहाँ से वापस अंदर की तरफ चला जाता है. इज इट क्लियर? तो अगर समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा मशीन का जो कोर्स आपने पढ़ा उसको जाके थोड़ा सा देख ले, रिवाइज कर लें. ठीक है. सो हियर इज व्हाट वी हैव. एक सिंक्रोनस जनरेटर है, उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है. इस पॉइंट, इससे इस तरफ जो है ये एक सिंक्रोनस जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट है. ऑफ कोर्स दिस इज ई. इसको एक्साइटेशन वोल्टेज भी कहते हैं, और ये नो लोड वोल्टेज भी. अगर इस लोड को मैं यहाँ से निकाल दूँ और इस जनरेटर अगर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसके टर्मिनल्स की अगर वोल्टेज को मैं चेक करूँ तो देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ZS. ठीक है. वट एवर द वोल्टेज इज देयर, ठीक है, इंटरनल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास एक्सटर्नली इस टर्मिनल के अक्रॉस अपीयर हो जाएगी. ठीक है. इस सिंपल मॉडल में जैसा कि हम देखते हैं कि रोटर को भी हमने शो नहीं किया है,
ऑफ कोर्स रोटर की जो डीसी वोल्टेज हम उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं और उसमें आईएफ रोटर में करंट प्रोड्यूस होती है, उस करंट की मदद से इस ई को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, ई को हम कम कर सकते हैं एंड सो ऑन। वो चीज़ें भी यहाँ पे शो नहीं की गई हैं। ऑफ कोर्स दिस जनरेटर इट विल ऑलवेज हैव ए शाफ्ट जिसको हम रोटेट करवाएंगे, उसकी मदद से जनरेटर के रोटर को हम रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और पावर हम बेसिकली मैकेनिकल पावर को फिर हम इलेक्ट्रिकल पावर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हमने शो नहीं की है। जस्ट ए जनरेटर इस सर्किट में हमने इस फिगर में हमने जनरेटर को सिंपली ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, पावर ये डिलीवर करता है और इसकी जो वोल्टेज है नो लोड वोल्टेज ये ई है। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जनरेटर जो टर्मिनल्स ये what you have in your axis is these 2 points, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके टर्मिनल्स में बाहर निकले हुए हैं। ये वाली चीज क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं कि आर का इफेक्ट है और इंडक्टेंस का इफेक्ट है, ठीक है। आर का इफेक्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि वाइंडिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग की अपनी एक रेजिस्टेंस है, रो एल डिवाइडेड बाई ए कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस है वो आर है। और ये जो एक्स एस है इसको हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस का नाम देते हैं। तो ये मशीन का कोर्स थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बेसिकली इट इज सम ऑफ लीकेज रिएक्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। बिकॉज व्हेन जब इसका रोटर रोटेट करता है, ठीक है, तो रोटर एक मैग्नेट है, जब वो रोटेट करता है स्टेटर के कंडक्टर्स को कट करता है तो स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, स्टेटर में से करंट फ्लो करती है तो स्टेटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो भी रोटेट करता है, ठीक है। और रोटेशन की स्पीड क्या है, इट इज 120 F/P। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी इसी स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। जब ये रोटेट करता है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटर के कंडक्टर उसको भी कट करता है, उसकी वजह से, ठीक है, उस इफेक्ट को जो एक्चुअल जो वोल्टेज जो आउटसाइड पे मिल जाएगी वो बेसिकली डिफरेंट होगी, ठीक है, फ्रॉम द वोल्टेज दैट यू वुड गेट एट द टर्मिनल्स इफ देयर हैड बीन नो आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है, बेसिकली स्टेटर के कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करती है, ठीक है, 3 फेज जनरेटर है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है स्टेटर के कंडक्टर में से करंट फ्लो करने की वजह से, ठीक है। जिस तरह इंडक्शन मोटर में भी आपने देखा हुआ कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जब उस इंडक्शन मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। इसी तरीके से जब एक जनरेटर में से के 3 फेजेस में से करंट जब जा रही होती है लोड की तरफ तो उसके अंदर भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने स्टेटर के कंडक्टर्स को कट करता है, ठीक है। और वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कट करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है, एक तो वो है और एक फिर रोटर जो स्टेटर के कंडक्टर्स को कट करता है उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ये जो एक्चुअल जो ईएमएफ इंड्यूस जो एक्चुअल जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, तो वो दोनों का जो कोई नट इफेक्ट होगा लेटर ऑन वी विल सी, ठीक है। सो उस इफेक्ट को बेसिकली एक लीकेज रिएक्टेंस से विच इज एक्चुअल रिएक्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, लीकेज फ्लक्स की वजह से। दूसरी क्या चीज है, दूसरी इसमें जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज जो है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप आप कह लें, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है इम्पैक्ट है लेटर ऑन वी विल सी, ठीक है। तो जो उसका इम्पैक्ट है उसको भी हम बेसिकली एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंस से हम शो करते हैं। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है नेट इफेक्ट है दैट इज बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक जनरेटर है, ठीक है, उसके वो जो है उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें एक रेजिस्टेंस होगी और एक इंडक्टेंस का इफेक्ट आएगा जिसको हमने एक्स एस का नाम दे दिया और एक्स एस इज नथिंग बट इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। और आई ए इज द करंट दैट पासिस थ्रू द लोड, ठीक है, दीज आर द टर्मिनल्स। और ये कुछ इंडक्टिव लोड भी हो सकता है, इट कुड बी ए रेजिस्टिव लोड और इट कुड बी ए कैपेसिटिव लोड। सो व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज, इट विल बी इक्वल टू ई प्लस आई इंटू जेड एस, ठीक है, आई इंटू जेड एस या आई ए इंटू आर ए प्लस जे एक्स एस, बट जनरली दिस आर ए इज वेरी वेरी स्मॉल। सो जनरेटर के केस में इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू वी प्लस जे एक्स एस आई ए। इज इट क्लियर? नाउ इफ
एक अपना हियर इज द लोड, ठीक है, लोड की जो वोल्टेज है दैट इज V। जनरेटर की जो वोल्टेज है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या एक्साइटेशन वोल्टेज का नाम दिया है इसने, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो E है, और ये इसके टर्मिनल्स हैं। और ZS इज बेसिकली, दिस इज, वी डोंट हैव एक्सेस टू ZS, ठीक है, इट इज इंटरनल टू द जनरेटर आप कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमें ये V मिल जाए, अगर किसी तरीके से हम RA को मेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर किसी तरीके से XS को मेयर करें, और अगर आप चैपमैन की किताब देखें तो उस चैपमैन की किताब ने बताया है कि ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस को मेयर करने के दो तरीके बताए हैं, का जो तरीका बताया उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, इफ यू रिमेंबर प्रॉबेबली चैप्टर 4 में, चैपमैन के चैप्टर 4 में उसने इसको मेयर करने का तरीका बताया है, ठीक है। अगर हमें XS पता है, XS को हमने मेयर किया है, RA अगर हमें पता है, ठीक है, और अगर एक्सटर्नली इस लोड के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज का पता है और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वो अगर मुझे पता हो, तो E को मैं फाइंड कर सकता हूँ। E विल बी इक्वल टू, ये चीजें मुझे पता है, करंट भी मुझे पता है, तो V में जब इस चीज को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास E आ जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन इसको अगर मैं ग्राफिकली देखना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। फेजर डायग्राम, ये हमारे पास V है बेसिकली। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज V, टर्मिनल वोल्टेज। आपकी एक्सेस किसको है? टर्मिनल वोल्टेज को आप मेयर कर सकते हैं। उसको आपने रेफरेंस ले लिया, टर्मिनल वोल्टेज, उसकी RMS वैल्यू आपने फाइंड की, व्हाट इज द RMS वैल्यू, ठीक है, और उसको आपने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। फिर आपके पास IA है, एंड वी assume that the inductive load is there, that means current is lagging the terminal voltage, जो लोड की जो वोल्टेज है उससे करंट लेग कर रही है बाय सम एंगल थीटा, ठीक है। सो हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप विल बी अक्रॉस R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा that will be in phase with the current, whatever the current is, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इन फेज विद द करंट। मसलन अगर 10 साइन ओमेगा इंटू टी करंट है, ठीक है, और 10 ओहम रेजिस्टेंस में से गुजर रही है, तो 10 साइन ओमेगा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 साइन ओमेगा इंटू टी बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान करंट और वोल्टेज, रेजिस्टर की जो अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके और करंट उसमें से जो पास कर रही है, उन दोनों के दरमियान फेज एंगल क्या है? 0 है। हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टर के थ्रू जो करंट पास करती है और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आता है, दैट इज इन फेज। सो हियर इज व्हाट वी हैव, ये हमारे पास करंट है, ठीक है। अगर मुझे R पता है, ये करंट कहाँ से फ्लो कर रही है? यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो वोल्टेज है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, उसमें इस इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसको ऐड करूँ और ये वाली वोल्टेज ड्रॉप को मैं ऐड करूँ, तो व्हाट आई गेट E, ठीक है। सो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस? the voltage drop across this is nothing but RA into IA, और ये करंट के फेज में होगा। तो इसका मतलब है कि RA into IA it will have this direction, इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। लेकिन वोल्टेज इसको RA into IA is nothing but वोल्टेज, और उसको हमने किसके साथ ऐड करना है? हमने टर्मिनल वोल्टेज के साथ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको ऐड करना है, ठीक है। RA into IA की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये इन फेज विद IA है, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। उस वेक्टर को ये यहाँ पे जो उसने शो किया, ये बेसिकली RA into IA है, ये और इसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन इज दियर। लेकिन इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर वैल्यू है 0.1 ओहम है फॉर एग्जांपल R की वैल्यू, तो IA को जब 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट इज, यू विल गेट दिस लेंथ। इज इट क्लियर? सो V में ये वाला मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, दैट इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। किस डायरेक्शन में? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। J का मतलब ये है, J का मतलब 90 का एंगल क्या हो रहा है? JXS को मैं लिख सकता हूं XS एंगल प्लस 90। एम आई राइट? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, XS को मैं लिख सकता हूं XS एंगल 90। उसके साथ जब करंट के फेजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली XS इंटू I, ठीक है, और उसमें जो वोल्टेज XS इंटू I क्या चीज, ये क्या चीज है? ये वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस वोल्टेज में 90 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर इज, दिस इज
दिस इज द करंट, ठीक है। तो इससे करंट में 90 डिग्री का शिफ्ट, JXSIA जो है, XIA ये है, ठीक है। इसके साथ JXS को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो J की वजह से JXS इंटू IA का मतलब ये है कि ये इससे 90 के एंगल पे होगा, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। सो ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस R, और ये करंट के 90 के एंगल पे ये XSIA ये वाला वेक्टर आ जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या बन गया, ये आ गया, जो कि बेसिकली यहाँ पे इसको हमने ZS का नाम दिया, RA प्लस JXS है। सो इन दो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन दोनों का सम हमारे पास ये सम हम ऐड कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी गेट E, ये हमारे पास E है, ये वाली वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। नाउ दिस V और E के दरमियान जो एंगल है, दिस एंगल इज पावर एंगल कहते हैं, ठीक है, टॉर्क एंगल कहते हैं। सो दिस इज डेल्टा, and later on we will see how important this angle is, ठीक है। ये लेगिंग पावर फैक्टर लोड है, यानी इसमें लोड जो आपने लगाया है वो लेगिंग है, ठीक है, करंट वोल्टेज से लेग कर रही है। लेकिन अगर करंट और वोल्टेज इन फेज है, ठीक है, इन फेज का मतलब ये है कि ये हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर बेसिकली ये वोल्टेज है, तो ये करंट भी इस वोल्टेज के इन फेज है, तो इसका मतलब है RA इंटू IA that is also along this line। तो ये हमारे पास V है, V में RA इंटू IA को मैं ऐड किया, RA ये है, RA बेसिकली ये है, RA इंटू IA को ऐड किया तो हमारे पास V प्लस RA इंटू IA ये वाला फैक्टर है, ये वाला वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला फेजर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसमें JXSIA ये वाला IA इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, JXSIA के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो J के फैक्टर की वजह से, अगर J का फैक्टर ना होता, ठीक है, तो IA इंटू XS भी इस डायरेक्शन पे होता, लेकिन J के फैक्टर की वजह से वो 90 के एंगल पे लीड कर गया है, ठीक है। सो V में हमने RA इंटू IA को ऐड किया, और उसके बाद JXSIA फैक्टर को हमने ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये चीज आ गई। इस फैक्टर और इस फैक्टर को दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली ZS इंटू IA ये हो गया, ठीक है। सो हियर इज V एंड हियर इज IA एंड हियर इज डेल्टा, जो एंगल जिसकी हमने बात की। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हमारे पास IA लीड करे, ठीक है, थीटा लीड करे, थीटा यहाँ पे लीड कर रहा है, ठीक है। अब IA इंटू RA की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाला वेक्टर है बेसिकली IA इंटू RA। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि IA इंटू RA एक वोल्टेज है जिसकी डायरेक्शन ये है, उस वेक्टर को आप यहाँ से शिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि RA V के साथ वो वाला वेक्टर ऐड हो रहा है, RIA इंटू RA ऐड हो रहा है, तो उस वेक्टर को मैंने IA इंटू RA को मैंने यहाँ ले आया, ठीक है। अब ये चीज है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से क्या है, 90 एंगल लीडिंग है, यानी 90 एंगल लीडिंग करे तो वो वोल्टेज ड्रॉप ये आ जाता है। इस वेक्टर, ये हमारे पास कौन सा वेक्टर फेजर आ गया, दिस फेजर इज XS इंटू IA, ये वाला फेजर इस डायरेक्शन पे होगा, इसके 90 पे। उस फेजर को अगर मैं उठा के स्लाइड करके मैं यहाँ पे ले आऊं तो बेसिकली V फेजर है, उसके साथ फिर हमने IA इंटू RA ऐड किया, और उसके बाद XS इंटू IA इसके साथ ऐड कर दिया, JXS इंटू IA इसमें ऐड कर दिया, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, क्योंकि ये वाला फेजर क्या है, दिस इज इन फेज विद द करंट, लेकिन ये वाला फेजर क्या है, इससे 90 के एंगल पे आगे की तरफ है, तो इसका मतलब है ये एंगल क्या हो गया, 90 क्या हो गया। तो सो ZS जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा जनरेटर के इंटरनल, दैट इज ZS इंटू IA, ये हमारे पास V है, और ये हमारे पास डेल्टा है, और ये E है, जो इंटरनल एक्साइटेशन वोल्टेज जिसको हमने नाम दिया है, या जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द नो लोड वोल्टेज। जब टर्मिनल पे कोई लोड नहीं लगा हो तो व्हाट एवर द वोल्टेज इनसाइड द जनरेटर इज, इट विल अपीयर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दिस केस द एक्साइटेशन वोल्टेज is more than the terminal voltage, in this case again it is more than, लेकिन जब करंट लीड कर रहा होता है तो बेसिकली इट कुड हैपन दैट टर्मिनल जो वोल्टेज है, इट कुड बी इन केस ऑफ AC, इट कुड बी ए जनरेटर इज देयर जिसमें टर्मिनल वोल्टेज जो इंटरनली इंड्यूस्ड वोल्टेज के मुकाबले में क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्टिल इट विल डिलीवर पावर, जैसा कि हमने
प्रीवियस उसमें भी हमने देखा कि हमारे पास एक सोर्स है, उसकी अगर वोल्टेज कम भी है, दूसरी साइड पे एक और सोर्स लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज अगर ज़्यादा भी है, इट कुड बी मोर देन, ठीक है, लेकिन अगर जो जिसकी वोल्टेज कम है, अगर उसका एंगल लीडिंग है इसके मुकाबले, यहाँ पे भी ये देखिए लीडिंग है, ये लीड कर रहा है इससे, ठीक है, अगर ये वोल्टेज कम है ये, लेकिन ये लीड कर रहा है, ये वाली वोल्टेज लीड कर रही है इस वोल्टेज से, तो पावर फ्लो कहाँ से होगा, अंदर से जो कम वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज की तरफ उसका पावर फ्लो होगा, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। सो देयर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपने जनरेटर के टर्मिनल पे वोल्टेज अगर आपने लोड लगाया, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर नो लोड, कोई लोड अब अगर नहीं लगाते हैं जनरेटर, यहाँ पे अगर कोई लोड नहीं लगा हो, तो वट एवर द वोल्टेज, बिकॉज देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप across this ZS, so whatever the voltage is here inside this machine, that voltage will appear across the terminals of the generator. लेकिन अगर आप लोड लगाएंगे तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, जब करंट फ्लो करेगी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RA एंड XS, सो टर्मिनल वोल्टेज दैट विल अपीयर, ठीक है, दैट विल अपीयर अक्रॉस द लोड, दैट विल बी लेस देन वोल्टेज E, ठीक है। एट रेटेड करंट पे अगर हम इसका देखें, एट रेटेड करंट पे हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप इज देयर, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जो है, रेटेड लोड आपने लगाया है, जिसके लिए रेटेड लोड आप लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो नो लोड के मुकाबले में कितनी चेंज हुई है, परसेंटेज चेंज, इसको हम कहते हैं, इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वी नो लोड बेसिकली E के बराबर होगी, ठीक है, माइनस वी रेटेड वोल्टेज जो है, ठीक है, डिवाइडेड बाई वी रेटेड, ठीक है, रेटेड वोल्टेज विल बी ऑफ कोर्स लेस देन नो लोड, रेटेड लोड आप लगाएंगे तो उस वक्त टर्मिनल वोल्टेज इट विल बी लेस देन नो लोड वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस ले लें और रेटेड वोल्टेज से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, तो सो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इन दिस केस लैगिंग पावर फैक्टर, और इस सूरत में वोल्टेज रेगुलेशन विल बी पॉजिटिव, बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब लीडिंग पावर फैक्टर हो तो वोल्टेज रेगुलेशन वुड बी, because E is it could happen that E is less than, for example, in case of leading power factor, of course, if E is less than the rated voltage, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज से कम हो, तो उस सूरत में हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। सो इन्फिनिट बस का कंसेप्ट पहले भी हम, मेरे ख्याल में हम बात कर चुके हैं। मोस्ट जनरेटर्स आर कनेक्टेड विद ए लार्ज इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क, ठीक है, तो जहां पे हमने इन जनरेटर्स को हमने कनेक्ट किया है, सिस्टम वोल्टेज इज एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन, ठीक है, उसकी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, फेज एंगल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सच पावर सिस्टम इज कॉल्ड एन इन्फिनिट बस, जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बस की वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, फेज एंगल कांस्टेंट रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक इन्फिनिट बस कहते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ जनरेटर्स हैं, खासकर यूएस का जो ग्रिड है उसमें मैं कहीं पढ़ रहा था, मोर देन 10,000 जनरेटर्स आर दियर, बड़े जनरेटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उस ग्रिड की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है व्हेन देयर इज सम इम्बैलेंस ऑफ लोड जनरेशन और लोड के दरमियान पावर का कोई इम्बैलेंस हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। देयर शुड बी ऑलवेज, यानी जितनी जनरेट पावर होगी उतनी ही कंज्यूम भी होगी, लेकिन फॉर इंस्टेंस किसी टाइम इंस्टेंट पे जो कंजम्पशन कम है, जनरेशन ज़्यादा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस इज ऑलवेज देयर, क्योंकि एनर्जी अगर जनरेट ज़्यादा हो रही तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाती है, ठीक है, वो बेसिकली एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड इन इज ए काइनेटिक एनर्जी। वो जो जनरेटर्स के रोटर्स हैं उनके ऊपर जब लोड कम होगा, लोड किसी वजह से किसी शेयर का लोड कम हो गया है, ठीक है, पीछे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है फॉर एग्जांपल, पीछे से पावर तो कहाँ जा रही है, इट विल स्पीड अप द जनरेटर का जो रोटर है, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लोड बढ़ जाए किसी शेयर का, ठीक है, पीछे से जो पावर आ रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो पेंस्टॉक में से जो पानी की क्वांटिटी आ रही थी अब भी वही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से पावर तो स्टिल जो पहले आ रही थी इतनी आ रही थी, लेकिन लोड बढ़ गया है, तो अब ये जनरेटर क्या होना शुरू हो जाएगा, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बेसिकली इसके रोटर की शाफ्ट में
जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर थी बेसिकली दैट इज यू कैन से दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से है, तो अब ये स्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसा कि हमने देखा कि उसमें फिर गवर्नर सिस्टम लगा होता है, वो फ्रिक्वेंसी को चेक करता है, मेयर करता रहता है, और जब भी फ्रिक्वेंसी में थोड़ी सी डिविएशन हो, ठीक है, उसको फिर क्या करना शुरू कर देता, अगर पावर डिमांड बढ़ गई है तो फिर इनपुट वाटर की क्वांटिटी है थोड़ी सी उसको बढ़ाता है, अगर डिमांड कम हो गई तो इनपुट वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम करता है, ताकि हमेशा जनरेटर की जो फ्रिक्वेंसी है, जो पावर सिस्टम है, वो हमेशा एक खास पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करता रहे। इज इट क्लियर? और अगर एक जनरेटर है उसमें जो 3 फेज पावर है, हियर इज व्हाट वी हैव वी। ठीक है, यहाँ से आगे जो पावर जाएगी, यहाँ से आगे कोई लोड लगा हुआ फॉर एग्जांपल, उसकी तरफ जो पावर जाएगी वो किसके बराबर होगी? इट विल बी, प्रीवियस भी हमने देखा जो 3 फेज पावर है ये कांस्टेंट पावर होती है बेसिकली। सिंगल फेज की बात करेंगे तो ये एक एवरेज पावर है। ठीक है, एवरेज पावर है, सिंगल फेज में ये एवरेज पावर होती है, लेकिन टाइम में अगर सिंगल फेज में इफ यू रिमेंबर हम देखें तो उसमें फ्लक्चुएशंस थी। ठीक है, लेकिन 3 फेज पावर की बात करें तो दिस इज ए कांस्टेंट पावर जो ये जनरेटर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, और हाउ मच पावर इट डिलीवर्स 3 फेज पावर? इट्स वेरी सिंपल, इट इज वी, हाउ मच वोल्टेज इज देयर, और इतनी कितनी करंट आगे की तरफ जा रही, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू वी इंटू आई स्टार, ये कम्प्लेक्स, अगर वी हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, कम्प्लेक्स वोल्टेज पता है, आई कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स करंट अगर हमें पता है, तो वी इंटू आई स्टार करके उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, और उसका जो रियल पार्ट को हम अलग करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 3 फेज रियल पावर आ जाएगी। तो दिस मच पावर, दिस मच पावर, इफ यहाँ से जो करंट आगे की तरफ, इस बस से करंट आगे की तरफ जा रही है, वो अगर मुझे पता हो, ठीक है, और इस बस की अगर वोल्टेज मुझे पता हो, तो यहाँ से आगे जो पावर जा रही है रियल पावर, उसके लिए हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है। इज इट क्लियर? व्हाट वी हैव, ये एक थोड़ा सा यहाँ से फील्ड करंट, यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि यहाँ इस सिंपल सर्किट में हमने फील्ड करंट की हमने बात नहीं की, रोटर की हमने बात नहीं की। बेसिकली इसकी जो ई की वैल्यू है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड करंट। रोटर की जो एक्साइटेशन, जो करंट है, रोटर की जो रोटर में से जो करंट फ्लो कर रही है, आईडीसी जो है, उसको कम ज्यादा करके हम ई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको कम ज्यादा करके ये, ऑफ कोर्स ए जनरेटर इज गोइंग टू सप्लाई रियल पावर एंड ए जनरेटर इज आल्सो गोइंग टू सप्लाई रिएक्टिव पावर। रियल पावर कहाँ से आ रही? रियल पावर बेसिकली पीछे जो टरबाइन है, टरबाइन से आ रही है। ठीक है, रियल पावर टरबाइन से आ रही है। अगर टरबाइन की पावर को कम ज्यादा करेंगे तो ये जनरेटर की रियल पावर कम ज्यादा होगी, लेकिन अगर टरबाइन की पावर को फिक्स रखेंगे तो ये जनरेटर की रियल पावर क्या होगी? फिक्स होगी। लेकिन जो रिएक्टिव पावर, बिकॉज जैसा कि हमने देखा प्रीवियसली, हमने डिस्कस किया कि हमारे मोस्ट ऑफ द लोड्स दोज आर इंडक्टिव लोड्स। ठीक है, आपकी 80% से ज्यादा जो मोटरें हैं इंडस्ट्रीज में, दोज आर इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड्स, ओवरऑल इफेक्ट जो आपके सिस्टम का है वो ये है कि इसके लिए रिएक्टिव पावर चाहिए, और रिएक्टिव पावर कौन सप्लाई कर रहा है? इट इज द जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर बेसिकली रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। और रिएक्टिव पावर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज द फील्ड करंट। फील्ड करंट को हम कम ज्यादा करके रिएक्टिव पावर को हम कम भी कर सकते हैं, और रिएक्टिव पावर को हम ज्यादा भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे कैपेसिटिव लोड है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटिव लोड रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, और जनरेटर को क्या करना चाहिए? एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम IF जो फील्ड करंट है जनरेटर की, रोटर की जो करंट है जिसको हमने IF का नाम दिया है, उसकी मदद से हम जो यहाँ पे कैपेसिटिव लोड है, अगर वो सप्लाई कर रहा है रिएक्टिव पावर को, तो ये फिर उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, तो वो कैसे, यहाँ पे इस फिगर से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये भी होपफुली आप लोगों ने मशीन के कोर्स में पढ़ा होगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, लेकिन इट्स अंडरस्टैंडिंग इसकी बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, तो इसको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करें, बाकी चीज़ों को जस्ट फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन दिस फिगर। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर के टर्मिनल पे है। उस वक्त करंट जो है जनरेटर के टर्मिनल, जो करंट जिस जनरेटर इज सप्लाइंग, दैट करंट इज IA1। ठीक है,
कितनी वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, इतनी वोल्टेज है, और कितनी करंट है, दिस इज IA1 करंट है, ठीक है। और इसमें हम एज्यूम ये करते हैं कि इस जो रियल पावर कहाँ से आती, इट कम्स फ्रॉम द टरबाइन, ठीक है। टरबाइन में जो है आपने स्टीम जो है फ्यूल की इंजेक्शन आपने नहीं की, टरबाइन में आपने वाटर को ज्यादा फ्लो नहीं करवाया, एक खास स्टडी स्टेट में वाटर का फ्लो इज देयर, तो इसका मतलब है जब तक वाटर की क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे तो रियल पावर वहां से जो आ रही है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। हम इस फिगर को ड्रा करते वक्त ये एज्यूम करते हैं कि रियल पावर कांस्टेंट है, रियल पावर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। रियल पावर को हमने चेंज नहीं किया। रियल पावर कब चेंज होगी, जब हम वाल्व पानी की क्वांटिटी को कम ज्यादा करें, जब हम स्टीम जो टरबाइन की तरफ फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट को कम ज्यादा करें, तब चेंज होगी। अदरवाइज दैट पावर, रियल पावर दैट दिस जनरेटर डिलीवर्स, इट विल रिमेन कांस्टेंट। हम ये एज्यूम करते हैं कि जनरेटर है वो रियल पावर उसकी कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, और ये हमारे पास जनरेटर से जो करंट जा रही वो है। हाउ मच रियल पावर इज दियर, रियल पावर की जब हमने बात की थी, बाकी चीजों को भूल जाएं फॉर द टाइमिंग, सिर्फ इसको कंसंट्रेट करें। V इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड IA1 इज द करंट, ठीक है। और ये करंट टर्मिनल वोल्टेज से θ1 क्या कर रही है, ले कर रही है। हाउ मच पावर दिस जनरेटर विल डिलीवर, रियल पावर। रियल पावर के बारे में तो हमने बात की, रियल पावर इज 3 into IA1 into V into cos of theta, ये 3 into V into IA into cos of theta। लेकिन IA into cos of theta की बात करें तो ये IA1 है, cos of theta ये थीटा है, तो IA1 into cos of θ1 बेसिकली ये कंपोनेंट बन जाता है करंट का। व्हाट इज दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट IA1 into cos of θ1, ये हमारे पास करंट का कंपोनेंट बन गया। इसको जब इस V के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो रियल पावर है वो हमारे पास आ जाएगी 3 फेज रियल पावर जो ये जनरेटर डिलीवर करेगा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन है, एक गिवन इंस्टेंट पे दिस मच वोल्टेज इज दियर, टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द करंट दैट दिस जनरेटर सप्लाइज एट ए फेज एंगल ऑफ θ1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी वोल्टेज E जो होगी जनरेटर के अंदर, जो वोल्टेज एक्साइटेशन वोल्टेज जिसकी हमने बात की, ये E, हाउ मच E विल बी देयर, ठीक है। प्रीवियस फेजर डायग्राम जिसकी हमने बात की थी, अगर उसको रिकॉल करें तो इसको निकालना बहुत, इसको प्लॉट करना बड़ा सिंपल है। इस जनरेटर में जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया, R को हम जनरली वी निगलेक्ट दिस R इज स्मॉल, ठीक है, इसको हम निगलेक्ट करते हैं। इससे हमारी जो डेरिवेशंस हैं, हमारी मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो सिंपल हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास IA है, ये हमारे पास V है, ठीक है। V में जब हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, IA into J into XS, IA into J into XS, उसमें V को ऐड कर दें तो व्हाट वी गेट इज, वी गेट E। XS into IA, इनका प्रोडक्ट, उसको फिर 90 एंगल आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, किससे फॉरवर्ड करें, IS, क्योंकि इसका तो कोई XS का तो कोई फेज एंगल नहीं है ना। IA इट कुड बी, फॉर एग्जांपल IA कुड बी 10 और IA का एंगल 20 हो सकता है, फॉर इंस्टेंस 10 एंगल 20 IA, ठीक है। उसको जब 90, XS क्या चीज है, XS एंगल क्या है, 90 है। XS मल्टीप्लाइड बाई 10 एंगल 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, XS इंटू 10 एंगल, IA का एंगल 20 था और XS का एंगल J की वजह से 90 आ गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 110 हो गया। इन दोनों के प्रोडक्ट का जो एंगल होगा दैट विल बी 110, ठीक है। सो द सेम थिंग हैपेंस हियर, दिस इज V, दिस इज IA1, IA1 को JXS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी, उसको हमने V के साथ ऐड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इससे लीड करता है 90 एंगल। सो ये वाला ड्रॉप है XS into IA1, ये वाला ड्रॉप है, इससे लीड कर रहा है, इससे 90 के एंगल पे है, ठीक है। V के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट E1 हमें मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो एट ए गिवन इंस्टेंट रियल पावर जो जनरेटर डिलीवर कर रहा है इट इज फिक्स्ड, IF फिक्स्ड है, कोई खास IF था, उसमें आपने देखा कि जनरेटर की जो करंट थी, आर्मेचर करंट थी, वो IA1 थी, ये एंगल θ1 था, ठीक है। तो जो रियल पावर ये जनरेटर डिलीवर कर रहा है वो IA1
का ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, ये वाला कंपोनेंट ले IA1 इंटू कॉस थीटा 1, ये वाला कंपोनेंट हो गया। उसके साथ V को मल्टीप्लाई करें तो रियल पावर है, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 फेज रियल पावर आ जाएगी, ठीक है। और E किसके बराबर होगा, जो इंटरनल जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज किसके बराबर होगी, दिस वोल्टेज, इसमें ये वाला वोल्टेज ड्रॉप ऐड कर दें तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप जो है वो किसके बराबर होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय JX, IA1 मल्टीप्लाइड बाय JXS, और ये ड्रॉप जो होगा इससे 90 के एंगल पे होगा, तो ये 90 का एंगल बेसिकली ये बनता है। इससे ये वाला जो फेजर है इससे ये 90 के एंगल पे अहेड है। अगर इसको मैं यहाँ से उठा के मैं इसको अगर यहाँ ले आऊँ तो ये इस करंट के मुकाबले में 90 एंगल आगे होगा, ठीक है। सो V में जब ये वाला फेजर में XSIA को ऐड करूंगा तो हमारे पास E1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ये कर लूँ तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से भी समझाता हूँ। ये देखें, अगर हम व्हाट इज दिस थिंग E1 साइन, ये मेरे पास E1 है, E1 साइन डेल्टा 1 किसके बराबर है, E1 डेल्टा ये है, डेल्टा एंगल इज फॉर IA1 टर्मिनल वोल्टेज इज V1, करंट इज IA1, ठीक है, फेज एंगल थीटा 1, तो उस सूरत में जो अंदर जो वोल्टेज होगी EMF इंड्यूस्ड होगी या एक्साइटेशन वोल्टेज होगी या नो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो E1 होगी, और वो टर्मिनल वोल्टेज से कितना आगे होगी, डेल्टा 1 एंगल आगे होगी, ठीक है। सो हियर इज CD, ये वाला जो चीज है ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, दिस CD इज नथिंग बट E1, ये जो E1 है और ये डेल्टा है, E1 साइन डेल्टा 1 के बराबर होगी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है ना, ये E1 यहां से मैं इस तरफ ले जाऊं और इसके बाद ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो CD जो है इट इज नथिंग बट E1, ठीक है, साइन डेल्टा 1, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। E1 cos डेल्टा 1 यहां से लेकर यहां तक E1 का बेस हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज CD इज नथिंग बट E1 साइन डेल्टा 1, ये हो गया। लेकिन ये जो E1 साइन डेल्टा 1 इज आल्सो इज इक्वल टू XSIA1 cos थीटा 1, XSIA1 cos थीटा 1 वो कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है कि लेट मी हैव यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं शेप एक लाइन को ड्रॉ कर लूँ, इसको अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ, इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये लाइन ऐसे आती है, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये इस लाइन के मुकाबले में क्या है, 90 के एंगल पे है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट अगर मैं एक और ट्राइंगल बनाऊं, ये एक और ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। ये सिर्फ लाइन, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, ये वाला फेजर है, इसकी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, बिकॉज ये वोल्टेज ड्रॉप जो है XS के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इससे 90 एंगल आगे है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इसका ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ दो अगर लाइनें क्रॉस कर रही होगी तो उनके ये जो दो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये देखें, एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है, और ये दोनों क्रॉस कर रही, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दे आर सेम, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 है और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी क्या है, 90 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्राइंगल्स हैं, उसका ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या है, सेम है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 इज सेम एज, यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो थीटा 1 ये वाला एंगल है ये सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे XSIA1 ये वाला वेक्टर है, XSIA1 ये वाला वेक्टर है, इस ट्राइंगल का ये वाला कंपोनेंट CD अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो किसके बराबर, XSIA1 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 के बराबर होगा, ये CD, ठीक है। और CD किसके बराबर भी था,
CD was also equal to E1 साइन ऑफ डेल्टा 1। ये अगर इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, ये बड़ी वाली ट्राइंगल जो है, इसको अगर मैं देखूं तो ये वाली जो CD है इट इज इक्वल टू E1 साइन डेल्टा 1 के बराबर भी है। और अगर मैं इस छोटी ट्राइंगल को देखूं जिसकी ये साइड XSIA1 है, ठीक है, सो ये CD इज आल्सो इक्वल टू XSIA1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 1। ये इस ट्राइंगल का ये बेस बन जाता है इस एंगल के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें, ठीक है। तो CD इज नथिंग बट E1 साइन डेल्टा 1 इंटू XSIA1 कॉज ऑफ थीटा 1। इज इट क्लियर? नाउ सो हियर इज व्हाट वी हैव। एक तो ये चीज अभी आपने इस चीज को आपने देखना है, ठीक है। तो यहां का इसका मतलब ये हुआ कि ये XSIA1 कॉज ऑफ थीटा 1, ठीक है। सो ये वाला फैक्टर जो है रियल पावर, हमने कहा कि रियल पावर जनरेटर की हम क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। जनरेटर की रियल पावर जो आ रही है, जो एक्चुअल पावर है, 3 फेज पावर जो टरबाइन से आ रही है, इट इज कांस्टेंट। आपने टरबाइन के वाल्व को आपने चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब है पावर कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ इफ एक्साइटेशन वोल्टेज को आप चेंज करें, ये देखें, और ये वाला जो कंपोनेंट है रियल पावर हमारे पास किसके बराबर है, रियल पावर इज आल्सो इज इक्वल टू V इंटू रियल पावर इज आल्सो इक्वल टू V इंटू IA इंटू कॉज ऑफ थीटा। अगर ये इन्फिनिट बस है तो इसका मतलब इन्फिनिट बस की वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर 3 फेज पावर जो इनपुट पे आ रही है वो भी अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है करंट बढ़ जाए, ये वाला फैक्टर बढ़ जाए तो ये इस फैक्टर को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये वाला फैक्टर कम बढ़ जाए तो इस फैक्टर को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब पावर जो आ रही है टरबाइन से, जो पावर आ रही है रियल पावर, वो कांस्टेंट है, और बस की जो वोल्टेज है V वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IA अगर चेंज हो जाए किसी वजह से, ठीक है, तो थीटा भी इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पे भी हम देखते हैं ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है, IA1 इंटू कॉज ऑफ थीटा 1 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल पावर जो पीछे से आ रही टरबाइन से आ रही, P जो है ये कांस्टेंट है। अगर किसी वजह से E को हम चेंज करें, E को कैसे चेंज कर सकते हैं, E को हम चेंज कर सकते हैं बाई IF को चेंज करके। IF को कम ज्यादा करेंगे तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगी, कम ज्यादा होगी। रोटर की जो एक्साइटेशन जो है, करंट है, IF है, उसको कम ज्यादा करें तो E कम ज्यादा होगी। लेकिन बिकॉज रियल पावर इज कांस्टेंट, तो E की वैल्यू अगर कम भी करेंगे तो E यहां से लेकर यहां तक E हमेशा इस लाइन के ऊपर मूव करेगा। जब IF को चेंज करेंगे तो E की वेरिएशन होगी, वो इस लाइन के ऊपर होगी। क्यों इस लाइन के ऊपर होगी, क्योंकि रियल पावर जो आ रही है टरबाइन से, जो पावर आ रही है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट ये देखें, E1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा 1, ये वाली चीज कांस्टेंट है। रियल पावर है IA1 cos थीटा 1, ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला इस साइड का ये जो चीज है, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर है, दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये चीज भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि E का जो E1 cos साइन डेल्टा 1 इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू CD के बराबर होना चाहिए इसको, ठीक है। नाउ आई डिक्रीज IF को मैं डिक्रीज करता हूं, ठीक है। जब डिक्रीज करूं तो इसका मतलब है अब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 के बजाय अब कम होगी, E2 हो गई, ठीक है। लेकिन E2 इंटू एक नया डेल्टा 2 बन जाएगा, ठीक है। E2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा 2, जो कि ये वाली लेंथ है, यहां से यहां तक ये लेंथ, ये भी हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये रियल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पावर टरबाइन से आ रही है, ठीक है। चूंकि टरबाइन से जो पावर आ रही है उसको हमने चेंज नहीं किया है, तो E को अगर हम चेंज भी करें, इसकी वैल्यू कम ज्यादा भी हो जाए, तो वो इसी लाइन के ऊपर मूव करेगी, ताकि
ई की जो मैग्नीट्यूड है उसको साइन ऑफ उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली जो हाइट है इसकी ये वाली जो लेंथ है ये हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, वोल्टेज जो आई एफ है उसको मैंने कम कर दिया, तो इसका मतलब है E2 क्या हो गया, कम हो गया। अब E जो है एक्साइटेशन वोल्टेज कम हो गई, अब नई जो वोल्टेज है ये जो E है, पहले E1 था, अब क्या हो गई, E2 हो गई। ठीक है, लेकिन E2 की वेरिएशन अलोंग दिस लाइन होगी, क्योंकि रियल पावर को जब आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, जो टरबाइन से पावर आ रही है उसको कांस्टेंट रखेंगे, तो तब क्या होगा, ये जो E की जो टिप है मैक्सिमम वैल्यू इसी लाइन के ऊपर, जब IF को आप चेंज करेंगे तो इसी लाइन के ऊपर ही वो चेंज हो रही होगी। IF को कम करते हैं तो इसका मतलब है E कम हो जाएगा, लेकिन इसकी टिप जो है वो यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जांपल एट ए गिवन IF, ठीक है, E2 की वैल्यू ये हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि डेल्टा 2 क्या हो गया। 4 बजे लेक्चर है दूसरा। जी बेटा, 4 बजे दूसरा लेक्चर है हमारा सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर। नो सर, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मशीन्स में काफी डिटेल से इसी तरह। अच्छा, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने? जी मशीन्स में। चले जबरदस्त, फिर तो अच्छी बात है, पहले ही मुझे बता देते।